Hello students, myself Ganesh Chauhan, Senior Botany Faculty CLCC का। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की स्टडी की है, लवक को स्टडी किया है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम हेडिंग वाइज स्टडी करेंगे, अलग अलग सेगमेंट पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में इसे हम कहते हैं सूत्र कणिका। इस शब्द में कुछ कहा जा रहा है। माइटो का मतलब होता है सूत्र, धागे। कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण, या कहें तो ग्रेन्यूल। तो ये कुछ लंबे इलोंगेटेड रॉड से छड़नुमा टुकड़े हैं, ग्रेन्यूल्स, पार्टिकल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यह लंबे छड़नुमा कण हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कहा जाता है। अब एनसीईआरटी ने पहली ही लाइन में कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए अभिरंजक स्टेन की आवश्यकता होती है, जो मैंने कुछ पहले या दूसरे लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था कि कौन सा स्टेन है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है। वो है जेनस ग्रीन बी। तो हम उसी पॉइंट पर आते हैं। जेनस ग्रीन बी अभिरंजक से अभिरंजित करने के बाद इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। ये अब बात आती है कि ये है क्या। यह दो झिल्लियों से आवृत मैक्रोसेल ऑर्गेनेल दीर्घ
कोशिकांग होता है जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बात वही हो गई, लेकिन परिपक्व आरबीसी तथा फ्लोएम की चालनी नलिका में अनुपस्थित। ओबियसली ये बात तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट कोशिका में भी ये प्रेजेंस नहीं होंगे। पहले ही कहा जा चुका है कि कोई भी झिल्ली कोशिकांग इसमें उपस्थित नहीं होता। प्रोकैरियोट में भी अनुपस्थित। ये अब वही बात आती है जो दो शब्द थे, सेमी ऑटोनॉमस एंड सिम्बायोटिक, उन दोनों शब्दों पर बात हो जाए। यह सेमी ऑटोनॉमस तथा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवी कोशिकांग हैं। भैया सहजीवी क्यों हैं? मतलब सेमी ऑटोनॉमस किस लिए हैं? क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए है, स्वयं के आरएनए हैं, स्वयं के 70S राइबोसोम हैं, जैसा कि हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था। वैसी ही स्टडीज़ में भी लागू होती है। ठीक है, इनमें स्वयं का डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम उपस्थित, अतः अपचय, इनमें अपचय व एंजाइम अंतर, अपचय कैटाबॉलिक एंजाइम निर्मित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी केंद्रीय डीएनए पर निर्भरता दर्शाते हैं। अतः ये क्या हो गए?
अतः अर्धस्वशासी सहजीवी क्यों है? यह कोशिका को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा बदले में रहने के लिए स्थान एवं केंद्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। अतः अर्धस्वशासी कहेंगे। अतः सिम्बायोसिस सहजीवी कहलाते हैं। दोनों शब्द बड़े खास हैं, क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। सिम्बायोसिस है और सहजीवी। सहजीवी क्यों है? क्योंकि एनर्जी प्रदान करते हैं, बदले में रहने के लिए स्थान प्राप्त करते हैं। एटीपी प्रदान करते हैं, अतः इन्हें ऊर्जा का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस एनर्जी क्यों कहते हो? क्योंकि ये एटीपी जनरेट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। इनका मेन काम है ऊर्जा उत्पन्न करना, और वो भी किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बात आती है कि उपस्थिति इनकी कहाँ कहाँ होगी। चलो, उपस्थिति पे बात हो गई। अब इनकी खोज पर थोड़ी बात हो जाए। खोज, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, नाम क्या दिया? ये अपने आप में अच्छी स्टडी है। इन्हें कॉलिकर के द्वारा कीटों की मांसपेशी में खोजा गया था। नाम क्या दे दिया
कीटों में जब भी कोई चीज़, मांसपेशी में जो चीज़ होती है उसे हम सार्को शब्द यूज करते हैं। अतः सार्कोसोम नाम दिया गया। ये सार्कोसोम नाम दिया गया। अच्छा, एक साइंटिस्ट हुए हैं सी बेंडा। ये कब आए हैं? 1898 ने इन्हें नाम क्या दे दिया? कॉन्ड्रिया नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। अच्छा, इनकी खोज अन्य साइंटिस्ट ने की, जैसे अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है। एक नास एंड अफजल है, उन्होंने इनके डीएनए को डिस्कवर किया। एक एपमीप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनको प्लांट सेल में सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, खोज हो गई। अब इनकी आकृति की बात हो जाए। आकृति, आखिर इनकी शेप कैसी है? शेप तो ये एक सॉसेज शेप है। सॉसेज का मतलब है कि एक लंबी छड़नुमा संरचना है। तो यह है लंबे छड़नुमा होते हैं ऐसे। तो ये इनकी शेप हो गई। अब आकार की बात हो जाए। आकार, साइज। तो साइज के लिए कह सकते हैं यह कोशिकाओं में आकार विविधता दर्शाते हैं। ये इसके जो साइज का बात करी गई है वो है चौड़ाई। इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? चौड़ाई के लिए कहा गया है 0.2 म्यूएम से लेकर आपका 1 म्यूएम, ये चौड़ाई है। औसत, एवरेज, औसत ये है 0.5 म्यूएम ये। और अगर लंबाई की बात करें जाए, लंबाई के नाम पर कहा जाए तो 1 म्यूएम से लेकर 4.1 म्यूएम तक इनकी लंबाई होती है। ये डिजिट एनसीईआरटी की है, अच्छे से याद रखना है।
इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप इस डिजिट से ही समझ सकते हो 0.2 से लेकर 1 म्यू तक चौड़ाई हो सकती है, 1 म्यू से 4.1 म्यू इसकी लंबाई हो सकती है। सोचो आप कितने वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं। तो अलग अलग कोशिका में इनकी संख्या अलग, साइज अलग अलग हो सकता है। यस, ये थी आकार की बात। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिंपल वे में ऐसे देखें तो ये कुछ ऐसा लंबा रॉड शेप्ड है। इसकी जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 1 म्यू टू 1 म्यू टू 4.1 म्यू, और जो चौड़ाई है वो 0.2 से लेकर 1 म्यू तक हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड है, आकार कुछ इस तरीके का है। अब हम अगले सेगमेंट पर जाते हैं जिसका नाम है संख्या। आखिर इनकी संख्या का एक पर्टिकुलर सेल में क्या कनेक्शन है। तो संख्या पर हम जब बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इनकी जो संख्या है वो डिपेंड करती है कोशिका की सक्रियता पर। their number depends on activity of the cell। सेल की जो एक्टिविटी है, सेल की सक्रियता है, उस पर निर्भर करेगी। तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सूत्रकणिका की संख्या क्या होना चाहिए। तो सूत्रकणिका की संख्या के लिए कहा जाता है इनकी संख्या कोशिका की कार्यकीय फिजियोलॉजिकली सक्रियता के समानुपाती होती है। मतलब जिस कोशिका में जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उसमें उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी। मतलब ये कि ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा एक्टिविटी ऑफ द सेल पर। जहाँ सक्रियता ज़्यादा है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा है, और जहाँ ये कम सक्रिय है तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि एक्टिविटी का सीधा कनेक्शन होता है एनर्जी से। जहाँ एनर्जी ज़्यादा है वहाँ एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी को प्रोड्यूस कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने का सीधा मतलब हुआ कि एनर्जी का ज़्यादा होना। एनर्जी ज़्यादा है तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि वो फिजियोलॉजिकली कितनी एक्टिव सेल है। तो इसीलिए संख्या के नाम पर कुछ बात करी जाती है। जैसे एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया
तो वो है माइक्रोस्टीरिया। माइक्रोस्टीरिया ये। इसके बाद में जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रिपेनोसोमा में भी एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेगी। सबसे ज़्यादा जंतुओं में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी जो फ्लाइटिंग मसल्स होती हैं, जिन मसल्स के ज़रिए पंखों को मूवमेंट कराया जाता है, पंखों की गति दी जाती है, वो फ्लाइटिंग मसल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर बात करी जाए कि प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, तो प्लांट सेल के केस में इनकी प्रेजेंस मेरिस्टेम में होती है, विभज्योतक में होती है, क्योंकि विभज्योतक सबसे ज़्यादा सक्रिय माने गए। तो कह सकते हैं पादपों में यह विभज्योतक कोशिका में सर्वाधिक मैक्सिमम है। जंतुओं कोशिका में कीटों की फ्लाइटिंग मसल्स में है सबसे ज़्यादा संख्या फ्लाइटिंग मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। विभज्योतक में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद में बात करी जाए तो जैसे ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना? क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बॉडी के एक्टिव पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है। तो ये कहीं ना कहीं बात हो जाती है संख्या की। तो उपस्थिति हो गई, आकार हो गया, आकृति हो गई, संख्या हो गई, खोज पर बात हो गई। अब आती है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है? तो वो संरचना हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर के नाम पर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। लाइक लंबा रॉड शेप होना चाहिए ये। अब इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से। ऐसे
ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें हम कुछ अन्य पार्ट्स भी देखेंगे, जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया पर कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं ऑक्सीसोम। अब इन पर यहाँ हमें नज़र आएंगे 70S राइबोसोम, और यहाँ इनका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं जो टीआरएनए को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कुछ खास संरचनाएं। इसके बाद में इस तरीके से इसमें एमआरएनए की प्रेजेंस भी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। इसमें और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी है। इनमें भी पोरिन प्रोटीन की प्रेजेंस पाई जाती है। तो पोरिन प्रोटीन उपस्थित। ये जो स्ट्रक्चर है ये है अंतर झिल्ली अवकाश, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और ये है आंतरिक झिल्ली। ये जो आंतरिक झिल्ली है इसमें अधिक पारगम्य है, अधिक पारगम्य पोरिन प्रोटीन अनुपस्थित, पोरिन अनुपस्थित। ये एक बार डिटेल में इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में लगभग 70% अपचय एंजाइम यानी कि कैटाबॉलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैटाबॉलिक रिएक्शन को शो करता है। यहाँ पर पदार्थों का, खासतौर से श्वसन पदार्थों का अपघटन, ऑक्सीडेशन, एटीपी फॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस होती है। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इन्हें हम कहेंगे 70S राइबोसोम। ये इनमें प्रोटीन निर्माण का काम करेंगे, प्रोटीन निर्माण। ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। इसके अंदर जो हम एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, एक झिल्ली नुमा, वो एक्चुअली एमआरएनए है। इस पर एक कोड होता है, इसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो हम देख रहे हैं इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है, ऑक्सीसोम। इन्हीं को हम कहते हैं F1 कण, इन्हीं को कहते हैं F0 F1 संकुल कॉम्प्लेक्स। ये इसी को कहते हैं फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी स्टडी में इंक्लूडेड है। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में इनकी पूरी डिटेल आती है। ये
अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑक्सीसोम का जो डायग्राम है डिटेल में वो हम यहाँ समझ सकते हैं। लाइक ये यहाँ इसका हेड रीजन है, ये नेक है और ये बेस है। ये इस बेस की जो प्रेजेंस होती है वो एक्चुअली इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ये फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये बेस रीजन हो जाएगा इसका। ये है F0 और ये है F1। मतलब पूरा का पूरा F1 कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। दिस इज़ कॉल्ड F1। और ये जो पार्ट है बेस वो कहलाएगा F0। तो इसमें एक होता है हेड, एक होती है नेक, एंड ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे हम बेस कहेंगे, मतलब आधार। एक ऑक्सीसोम ये जो है वो एक्चुअली है क्या? ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर F0 है और बाकी F1 पार्टिकल। ये जो पॉइंट है ये F1 को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी ये जो अंदर बेस है मेम्ब्रेन के अंदर वो F0 है, बाहर का हिस्सा F1 है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसे हम मान सकते हैं कि ये tRNA है, tRNA मॉलिक्यूल। और ये जो है इसे हम कह सकते हैं जीनोम। ये जीनोम क्या होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। हम इसे dsDNA भी कह सकते हैं। और ये चक्रीय प्रकृति का होता है। G∼C की मात्रा इसमें अधिक होती है, अधिक। ये इसका जीनोम हो गया, मैट्रिक्स हो गई। ये जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, इसे कहा जाता है क्रस्टी। ये वास्तव में आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर, मैट्रिक्स की ओर फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये श्वसन के लिए अधिक से अधिक सतह प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, स्पेशली ETS। ओके, ये जो खास पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली इन्हें हम कहते हैं परासरण नियामक कण, ऑस्मोरेगुलेटरी पार्टिकल। काम क्या है? यह है मैट्रिक्स में pH का नियमन करते हैं, मेंटेन pH इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जब pH मेंटेन रहेगा
तभी ये जो 70% एंजाइम है टोटल सेल के, जो कि खासतौर से कैटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, ये यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं और उसके बाद में डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये चीज़ अब हम इसमें कुछ इनके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। तो पहला है आउटर मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था, वैसा ही इसमें भी माना जाता है कि इसकी बाहरी जो झिल्ली है उसमें पोरिन प्रोटीन है, और पोरिन प्रोटीन के कारण वो ज़्यादा पारगम्यता दर्शाते हैं विभिन्न मॉलिक्यूल के लिए। पोरिन प्रोटीन के कारण यह अधिक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। लेकिन इसका लंबाई देखी जाए, लेंथ देखी जाए तो उतनी नहीं। अब आती है इनर मेम्ब्रेन। इसमें पोरिन नहीं है, लेकिन ये अर्धपारगम्य नेचर की है। पोरिन अनुपस्थित अर्धपारगम्य अधिक सक्रिय यह अधिक लंबी होती है, लंबी तथा श्वसन के लिए अधिक सतह प्रदान करती है, अधिक सतह प्रदान करती है, मैक्सिमम सरफेस प्रोवाइड करती है। इसी में कहा जाता है कि इस झिल्ली से कहीं ना कहीं एक खास एंजाइम होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है और क्रेब्स साइकिल का महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया में मार्कर एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब विशिष्ट एंजाइम जो आंतरिक झिल्ली से जुड़ा होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स चक्र का प्रमुख एंजाइम है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया में चिन्हक मार्कर
एंजाइम माना जाता है ये। अब इसमें है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी अंतर की ओर मुड़ी हुई संरचना है। और ये क्रिस्टी, अगर हम इसमें और बात करें तो इसमें एक खास कंसेप्ट और बताया जा सकता है कि यहाँ अगर क्रिस्टी की बात की जाए तो इसमें ये एम फेस कहलाता है ये, और अंदर का जो फेस कहलाता है वो सी फेस कहलाता है। सी फेस का मतलब है क्रिस्टी फेस, एम फेस का मतलब हुआ मैट्रिक्स फेस। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो वास्तव में क्रिस्टी है। यह है मैट्रिक्स की ओर आंतरिक झिल्ली के मुड़ने से बनती है। ये एक पैलेडी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्रिस्टी नाम दिया था। क्योंकि अब पीएमटी में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब आता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम को अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट था लेहनिंजर। इन्हें लेहनिंजर ने खोजा था। कहा जाता है कि इन्हें लेहनिंजर ने अध्ययन किया था। इनका काम क्या है? इनमें एटीपी का निर्माण होता है। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। ये ऑक्सीसोम की बात होगी। अब इसमें डीएनए है। डीएनए कहा जाता है कि संपूर्ण सेल का इसमें 1% डीएनए होता है। यह है डीएनए होता है, संख्या में एक ही है, होता है संख्या में एक होता है। ऐसे आरएनए, इसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए उपस्थित। अब आते हैं राइबोसोम।
70S राइबोसोम उपस्थित, ये जो अपचय एंजाइम बनाने में सहायक, ये अच्छा जी, एंजाइम हो गए। ये परासरण नियामक कण एक्चुअली यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। ये अब जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो एक्वस मीडियम बनाते हैं। एक्वस मतलब तरलीय माध्यम में कन्वर्ट करते हैं। एक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, अंतर्जलीय अवकाश, और एक मैट्रिक्स बार। तो ये कहीं ना कहीं इसमें और ख़ास बात कही गई है। इसमें से एक चीज़ को यहाँ हटा के हम इसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये है जीनोम। इसमें हम बात करें तो ये इसमें दो तरीके के इन्वायरमेंट हैं मेम्ब्रेन की वजह से। ये तो हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल एक्वस मीडियम, माइटोकॉन्ड्रियल एक्वस मीडियम, और जो अंतर का है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, और ये इंटरनल एक्वस मीडियम हो गया, इंटरनल एक्वस मीडियम। ऐसे इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये अब इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। हम मिनरल्स की बात करके इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। मिनरल्स के नाम पर कहा जाता है कि इसमें कुछ जो खनिज हैं, ख़ास तौर से कुछ खास खनिज हैं। खनिज इसमें सबसे पहला आता है Fe। तो Fe कहाँ कहाँ होगा? नंबर 1 यह है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इसमें 5 होते हैं। साइटो B C C1 A3 में तथा में उपस्थित। ठीक है। अब इसमें Mg भी पाया जाता है। Mg क्या करता है? Mg कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है। तो कह सकते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज तथा सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम सक्रियकरण। ऐसे
FEMG खास तौर से इसमें प्रेजेंस होता है। FE के लिए कहा जाता है कि ये एकोनाइटिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। MN की भी उपस्थिति होती है। MN कुछ क्रैप्साइकर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। MN++ के द्वारा, जैसे अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड उसे एक्टिवेट करता है, के द्वारा क्रेब्स चक्र एंजाइम सक्रियकरण ये हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था और इसके कुछ केमिकल जो भी प्रेजेंस है मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो कि अगला लेक्चर होगा 13, उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अदर फंक्शन पर बात करेंगे। ओके, अदर फंक्शन में जैसे उसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके बाद में इसमें इसे एनर्जी का जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गन माना है तो वो क्यों है, कुछ सेल ऑर्गेनेल पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ करेंगे, क्योंकि जहाँ तक है मैंने एक्सप्लेन किया था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हर साल लगभग नीट में क्वेश्चन देते हैं। अपने आप में ये टॉपिक हैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।